आइए दोस्तों, हम 10th क्लास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे बिना टाइम गवाए, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। कंटेंट पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो आंसर देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण के अनेक बाधाएं थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी की राजनीतिक अवस्था बहुत खराब थी। जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी की जनता में राष्ट्रीय भावनाओं की सर्वथा अभाव थी। उनकी आर्थिक अवस्था भी अच्छी न थी। अलग अलग राज्य की प्रमुख को अपनी अपनी सोच थी। धार्मिक और जातीय रूप भी एक नहीं थी। यही जर्मनी का एकीकरण का मुख्य बाधाएं थी। दूसरा देखते हैं कि खूनी रविवार क्या है। तो खूनी रविवार 1905 में जापान के पराजय के बाद रूसी क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को रूसी जनता जार के महल के पास एकत्र हो गई। सेना ने इन निहत्थों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। बेहतर लोग मारे गए। वह रविवार दिन था, तब से उस दिन को खूनी रविवार कहा जाता है। दोस्तों, ये वाला हमने करा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाइए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है और ये देख लीजिए। उसके बाद औद्योगिक क्रांति ये भी करा दिए हैं और ये भी जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो स्वतंत्र भारत के प्रेस साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिरुचि जगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस ने समाज को नव चेतना पैदा कर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया। वह समाज के नित्य प्रति उपलब्धियों के परिचित कराता है। आज प्रेस लोकतंत्र के चौथे प्रेस समस्त परंपराओं का मूल का रक्षक तथा वर्तमान सामाजिक, वैज्ञानिक एवं राजनीतिक गतिविधि समझने एवं जानने का मुख्य स्रोत के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह है प्रेस, मतलब मीडिया वाले को स्वतंत्र कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। ये बहुत बार आता है कि रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध क्यों हो रहा था। तो दरअसल एक कानून था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक कानून आया था। भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों का अंकुश लगाने के लिए 1919 में एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार संदेह के आधार पर किसी भी गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए दंडित किया जा सकता था। भारतीयों में किसी तीखी प्रक्रिया हुई, काला एक्ट कहा जाता था। इसका घोर विरोध किया गया। इसके विरोध के फलस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के मतलब पहले कानून लाया गया, क्योंकि इसी कानून को जानते थे कि कोई जो है कराने वाला तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, तो उससे पहले ये कानून लाकर डरवाने का प्रयास किया गया। तब तक यहाँ के राजनेताओं ने इसको विरोध किया। ज़्यादा नहीं समझाएंगे क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा होगा और टाइम नहीं चाहते कि बर्बाद हो। जो बिहार बोर्ड द्वारा ओरिजिनल मॉडल सेट है, देख लीजिए, आप उसी का क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो जर्मनी की एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह प्रासा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, जिसका मानना था कि ये कार्य रक्त और लौह के नीति से ही संभव है। विलियम प्रथम के चांसलर के रूप में उसने सबसे पहले आर्थिक सुधार किए तथा प्रासा के सैनिक दृष्टि के सुदृढ़ किए। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने 3 युद्ध किए। डेनमार्क के युद्ध, सेल्स्विंग और हॉलस्टीन के प्रश्न पर 1864 ईस्वी में पराजित कर बिस्मार्क ने सेल्स्विंग पर अधिकार कर लिया।
सिडेवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हॉलस्टीन के प्रश्न पर ऑस्ट्रिया प्रासा युद्ध हुआ। इस ऑस्ट्रिया पराजित हुआ, हॉलस्टीन प्रास में को मिल गया। इसके बाद दो हो गया, एक ये वाला एक ये वाला, सिडेवा का युद्ध और डेनमार्क का युद्ध। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। रह गया जर्मन महासंघ के 22 उत्तरी जर्मन राज्यों का उत्तरी जर्मन महासंघ बनाया गया। तीसरा ये है कि सीडान का युद्ध 1870 ईस्वी में युद्ध फ्रांस को पराजित कर बिस्मार्क ने दक्षिणी राज्यों के उत्तरी जर्मन महासंघ को मिला लिया। इस प्रकार जर्मन का एकीकरण पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का विवेचना करें। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप आइए इस क्वेश्चन का विस्तार से इसका आंसर हम जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान से एक बार समझकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन गांधी जी से हमेशा पूछा जाता है और इसमें पूरा उनका जीवनी के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महात्मा गांधी सर्वाधिक लोकप्रिय हुए, क्योंकि राष्ट्रीयत आंदोलन के महत्वपूर्ण कालखंड 1919 से 1947 ईस्वी के युग में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया और इसके वह सफल भी रहे। उन्होंने सर्वप्रथम बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सहारा लेकर सरकार को विवश किया कि वे नील की खेती करने वाले किसानों को सुविधाएं प्रदान करें। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना के बाद गांधी जी ने अपने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा दिया। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का नींव रखी, जिसे बड़ी संख्या में घटना के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। बड़ी संख्या में भारतीयों ने भाग लिया तथा इसे आशा से अधिक सफलता मिली। चौरी घटना के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। 1930 ईस्वी में दंडी यात्रा का नामक कानून का उल्लंघन किया तथा सभी ने आगे आंदोलन का प्रारंभ किया। 1934 में ईस्वी में आंदोलन चलता रहा। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की तथा भारतीयों को करो या मरो का मंत्र दिया। इस आंदोलन में से स्पष्ट कर दिया कि भारत अधिक दिनों तक गुलाम बनाए रखना संभव न हो सकेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीयता की भावना के गांव-गांव तक पहुंचाया तथा कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में परिवर्तित कर राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान किया। दोस्तों, थोड़ा सा इस पर वीडियो में मिस्टेक हुआ कि एक लाइन छोड़कर पढ़ रहे थे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? तो बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आता है और इसे अपने भी से भी क्वेश्चन को थोड़ा समझकर बनाकर लिख सकते हैं। बंधुआ मजदूर का अर्थ होता है कि ऐसे मजदूर जिनके अपने निजी कार्यों अथवा कृषि कार्य करवाने के लिए एक प्रकार का बंधक बनाए रखना। इस प्रकार के ऐसे मजदूर को गुलाम के रूप में रखे जाते हैं। मध्ययुगीन विश्व में अमानी में बंधुआ मजदूर व्यापक रूप से प्रचलित थी। सामंत, जमींदार एवं पूंजीपति वर्ग के लोग असहाय गरीब पुरुष और महिलाओं ने अपने कार्य रात दिन लगवाए रहते थे तथा उन्हें साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। उनका पूरा परिवार उन सामंतों को सेवा में लगा रहता था। पिता के बाद उसकी संतान उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि जिला परिषद की किन्हीं दो कार्यों को लिखे। ये दोस्तों हम करा दिए, अगले पार्ट वाला वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में चैनल पर देख लीजिए। दल बदल कानून क्या है ये बता दिए हैं, क्योंकि ये सब 1900 इसमें दो महत्वपूर्ण है कि 1985-80 में लागू हुआ था और ये संसद और विधायक पर लागू होता है। बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र के लिए चुनौती कैसे है। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था में आज शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं। अगर
जनता अशिक्षित होगी तो ये योग्य प्रतिनिधियों का निर्वाचन नहीं कर सकते। एक भारतीय लोकतंत्र के सामने शिक्षा का महत्वपूर्ण चुनौती है। यहाँ अभी भी 65% लोग ही शिक्षित हैं। भारतीय सरकार शिक्षा के चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अशिक्षा का उन्मूलन के लिए बहुत सारे कार्य कर रही हैं। उसके बाद देखेंगे कि बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या थे। तो 1971 के लोकसभा चुनाव के लोगों को महसूस किए केंद्र पर सरकार के गलत नीतियों के कारण देश में आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, परंतु बांग्लादेशी शरणार्थी की समस्या ने इस स्थिति में भयावह बना दिया। बेरोजगारी, खदान, अभाव, दैनिक जीवन में वस्तुओं की कीमतें में भारी वृद्धि हुई। अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी। ऊपर से सरकार की दमनकारी नीतियों में अधिनायकवादी व्यवस्था के रूप ले लिया। जनता के बेचैनी दिनादिन बढ़ती चली गई। बिहार के इस अकुलाहट के प्रतिनिधि यहाँ के छात्रों ने इसी कारण बिहार में 1974 में छात्र आंदोलन आरंभ हो गया। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नगर निगम के बारे में आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर बना सकते हैं, जो साफ सफाई करता है, और इसमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है क्योंकि इसमें आप सारा क्वेश्चन जान जाएंगे और ये आपका आंसर बनाकर भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार राष्ट्रीय आय क्या है, तो किसी देश की कुल आय देश के उत्पादित सभी वस्तुओं के सेवाएं, बाजार मूल्य अथवा इनका उत्पादन करने वाले विभिन्न साधनों की आय के बराबर होती हैं। उसी प्रकार है कि गैर सरकारी सेवाएं किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए कई प्रकार की सेवाओं को आवश्यकता होती है जो निजी उद्यमियों द्वारा प्रदान की जाती हैं, उन्हें गैर सरकारी सेवा कहते हैं। निजीकरण से आप क्या समझते हैं, तो निजी क्षेत्र में कंपनी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम का पूर्ण आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना, उनका प्रबंधन करना निजीकरण कहलाता है। दोस्तों इतना फास्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत नज़दीक हैं, इसलिए आप भी ध्यान लगाकर पढ़ें, 2-4 बार वीडियो को रिवाइज करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको मिलेगा क्वेश्चन पूरा। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? एक अर्थव्यवस्था के आधारभूत संरचना दो प्रकार की होती है, सामाजिक एवं आर्थिक। आर्थिक संरचना के अंतर्गत व्यक्ति शक्ति, यातायात, संचार आदि ऐसी सभी सेवाएं सम्मिलित किया जाता है जो हमारी उत्पादक क्रियाओं के प्रत्यक्ष रूप में सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे तो यहाँ से भी लिख देंगे तो ये परिभाषा हो जाएगा। उत्पत्ति की गणना तो इसी का पूरा लिख देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं कराएंगे, नेक्स्ट वाला देख लीजिए कि त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या है। क्षेत्रीय ऊंचावन प्रदर्शित करने वाले विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण करते वक्त प्रायः 3 बिंदुओं पर उपयोग किया जाता है। इस विशिष्ट स्थानों को स्टेशन कहा जाता है। मानचित्र में त्रिभुज बनाकर स्टेशनों को प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही वे बगल में समुद्र तल से उस स्थान पर ऊंचाई में लिख दी जाती है। ये होता है। भारतीय रेल के बारे में आपसे पूछा है तो ये आप बनाकर भी लिख सकते हैं। खनिज का संरक्षण ये जरूरी है और ये आता है बार बार एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। खनिज संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित सुझाव को अपनाना चाहिए। इसमें कह रहा है खनिज की खनिज प्रक्रिया में होने वाली बर्बादी को रोका जाना चाहिए। इसके लिए खनन का सजगीकरण, प्रौद्योगिकी में कुशलता लाना जरूरी है। दूसरा है कि चक्रीय उपयोग के विधियों को विकास किया जाना चाहिए। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, टीन और जैसे कई चक्रीय संसाधन, इनके पुनः प्रयोग में अपशिष्ट पदार्थ को कम करने में सहायता मिल सकता है। उसके बाद कहा तीसरा कि खनिज के स्थान पर वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। दुर्लभ खनिज से तभी बचाया जा सकता है जबकि उनके स्थान पर सस्ते और बहुलता के मिलने वाले खनिज उपयोग किए जाए। उदाहरण, विद्युत उद्योग के तांबे के स्थान पर एल्युमिनियम का उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है। पांचवा है कि खनिजों में अपव्यय को रोका जाना चाहिए। उसके बाद है आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन से जाकर देख लीजिए, हम चैनल पर करा दिए हैं, और नहीं कराए हैं तो देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो में दिखा दे रहे हैं। अगर आपको रोक कर वीडियो देख लेना चाहिए अगर ज़रूरी होगा तो। ये सब लिखवाए हैं पीछे वाले वीडियो में, नहीं है तो आप यहाँ पर रोक कर देख सकते हैं। एक ये वाला याद कर लीजिएगा, खोज और बचाव के दल का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है खोज और बचाव के दल का निम्न कार्य है: आपदाओं प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तिगत रूप से
व्यापक अवलोकन करना। दूसरा हो जाएगा आपदा प्रभावित क्षेत्र का आपदा के भयंकर के बारे में सभी सूचनाओं को संकलन किया जाना चाहिए। तथ्यों को वास्तविक को समझना और बचाव कार्य किस पैमाने पर चलाया जाना, ये इम्पोर्टेंट है। ये सब बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है।